हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये आपका बिहार सचिवालय सहायक के लिए आपका टेस्ट है और ये है आपका टेस्ट नंबर कितना, तो 13 का पार्ट नंबर दूसरा है। इससे अगर आप पहले का नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आप अच्छे से देखिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला इसका क्या है टेस्ट का, ठीक है। और अगर आप पहले का नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न पे बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। देखिए जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इससे पहले हम आपको करवा दिए थे 13 के टेस्ट नंबर 13 के पार्ट नंबर 1 में चीज़ें हम करा दिए थे, जो 1 से 36 तक था वो। इससे हम लोग इसमें आगे करेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे तो कौन थे, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मूसा थे। जबकि आपका जरथुस्ट्र से भी क्वेश्चन आता है तो मतलब ये पारसी धर्म के प्रवर्तक थे। अगर हम बात करें ऑप्शन ए अब्राहम की बात करें तो ये तीनों धर्म से संबंधित है, जैसे कि आपका इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, ये तीनों से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूसा, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी के बारे में आप अच्छे से याद रखिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि मांग के नियम के अनुसार, मतलब मांग के नियम क्या होता है। तो देखिए मांग के नियम यही कहता है कि अगर किसी भी चीज़ का दाम आने की प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। अगर प्राइस मान लीजिए कि कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। मान लीजिए कि बाजार के अंदर से अगर सेब, मान लीजिए कि बाजार के अंदर अगर सेब है 100 रुपये किलो, ठीक है, तो आप 1 केजी लेंगे। लेकिन अगर 30 रुपये किलो लग जाता है तो आप सोचेंगे क्या कि 2 किलो लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो यही बात होता है इसमें। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि जब कीमत बढ़ता है तो मांग क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर में अगर हम प्राइस दिखाते हैं और नीचे में क्वांटिटी। तो देखिए अगर प्राइस इतना था, मतलब इतना ज़्यादा लेवल तक था, तो आपका क्वांटिटी कम लेते थे। मान लीजिए कि क्वांटिटी यहाँ 1 है और यहाँ प्राइस कितना है तो 100 रख लेते, ठीक है। अब अगर हम प्राइस यहाँ कम कर लिए, 50 कर लिए, तब आप क्वांटिटी कितना ले लिए, ज़्यादा ले लिए ना, क्वांटिटी अब 2 केजी ले लिए। तो यही क्या कहता है कि मांग का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। कह रहा है कि यानी कि चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य क्या है। थोड़ा नीचे कर लेते, क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है। देखिए चेक को रेखांकित जो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो लोग मतलब सब लोग ऑनलाइन ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले जब चेक होता था, अभी भी चेक है लेकिन जनरली लोग यूज नहीं करते। जब चेक के ऊपर ना ऐसे 2 रेखा दिया रहता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन आपका बी कि चेक को सुरक्षित करना। देखिए जब ये 2 रेखा चेक के ऊपर दे देता है, बैंक से जब आप निकालते हैं चेक तो 2 रेखा दिया रहता है, इसका मतलब हो जाता है क्या कि अगर इस चेक को आप बैंक में भजाने के लिए जाएंगे तो वो जो बैंक वाले होंगे आपके अकाउंट में पैसा भेजेंगे, न कि आपको कैश देंगे। समझिए, आपके अकाउंट में भेजेंगे। मतलब चीज़ों को समझ गए ना, कि आपके अकाउंट में भेजेंगे, आपको नगद नहीं देंगे जब ये दोनों चीज़ लगे। इसका मतलब क्या है, चेक सुरक्षित है। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें नहीं है उसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि आप चेक दीजिए, आपको बैंक वाले कैश दे देंगे। तो ऐसे में तो थोड़ा गलत भी कभी कभी हो सकता है ना। मान लीजिए चेक किसी और को, कोई और लेके जा करके बैंक में जमा किया, वो पैसा ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों दिया रहता है लाइन। इसका मतलब होता है कि चेक को सुरक्षित रखना, या जो भजाने के लिए गया है चेक उसके अकाउंट में पैसा भेजना है, ठीक है। तो अकाउंट में पैसा भेजने के लिए आपका वहाँ पे अकाउंट भी होना चाहिए। मतलब इसके मतलब क्या है कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन है, ठीक है। देखिए अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान के मौलिक अधिकार आपको जो मिला हुआ है संविधान में, और इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। कह रहा है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि करोलिना बिलावस्का हो जाएंगे। ये कहाँ के, तो ये पोलैंड के है। कहाँ के, ये पोलैंड के, और मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीते। अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाफ्ता अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो ये बाफ्ता जो है मतलब 2022 में किसको दिया गया, कौन सी फिल्म है सर्वश्रेष्ठ। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग। क्या हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग को मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। कह रहा है कि प्रति वर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाते हैं और विश्व वन दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, विश्व वन दिवस तो आपको याद ही होगा। तो आप ऐसा जैसे कि देखिएगा ना कि वन की तरफ जब जाइएगा, रोड के मतलब साइड से थोड़ा वन की तरफ, जंगल की तरफ, तो वहाँ पर लोग सब थोड़ा थोड़ा गाते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। जबकि आपका 22 मार्च के क्या होता है, तो मतलब जल दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को मतलब हैप्पीनेस डे मतलब मनाया जाता है, प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी। तो देखिए यहाँ पे इसको याद रखना है आपको कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ है इसका आपको स्पॉन्सर कौन से कंपनी किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैजू कंपनी के द्वारा किया जाएगा और ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है बैजू। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पुष्कर सिंह धामी जो है अभी मतलब उत्तराखंड के क्या है तो मुख्यमंत्री है, और ये कौन से नंबर के, तो 11वें नंबर के ये मुख्यमंत्री है और अभी बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। अगला देखिए, अगला आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना हुआ था 1919 में स्थापना हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसका अभी अध्यक्ष किसको मतलब महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गिलबर्ट हॉगबो को मतलब नियुक्त किया गया, और ये कहाँ के, तो ये यानी कि टोंगो के, कहाँ के, टोंगो के। गिलबर्ट को नियुक्त किया गया और ये कहाँ के, टोंगो मतलब देश के। अगला देखिए, अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हर वर्ष किस तारीख को मतलब भारत भर के रूप में राष्ट्रीयकरण, यानी कि भारत भर में राष्ट्रीयकरण, एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो मतलब सीधे याद रखिए कि टीकाकरण दिवस जो भारत में मनाया जाता है कब, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 मार्च को मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 48 नंबर कह रहा है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिला को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया है। तो ये किया है आपका हरियाणा राज्य के सरकार द्वारा, ऑप्शन आपका नीचे है। ठीक है, हरियाणा राज्य के द्वारा मतलब कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा, और इस पुरस्कार के अंतर्गत कितना, तो 5 लाख रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 सेकंड रुकिए। चलिए देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 49 है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया है। तो नया जो खेल नीति लॉन्च किया है ये किसके द्वारा, तो गुजरात सरकार के द्वारा खेल नीति का लॉन्च किया गया। अगला 50 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार दिया है। तो ये आपका मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसको दिया गया है, तो ये सबसे पहले बात सुरेश रैना को दिया गया है स्पोर्ट आइकन पुरस्कार, किस देश के द्वारा, तो मालदीव के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जीके जीएस खत्म हो गया दोस्तों, अब यहाँ से जो चलेगा मतलब साइंस का चलेगा धारा प्रवाह क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखिए, जो भी इसमें एक भी पॉइंट लिखा गया है ना वो फालतू नहीं, सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सहसंयोजी यौगिक यानी कि कोवलेंट बाउंड का गुण नहीं है। ठीक है, तो इसमें से नहीं पे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले बात, कोवलेंट बाउंड का जो गुण होता है क्या क्या होता है, यानी कि कोवलेंट बाउंड का गुण क्या क्या होता है ये आप ध्यान रख लीजिए, तो बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोवलेंट बाउंड क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बात इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका लो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और ये कोवलेंट बाउंड जो बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मतलब अधातु के बीच में बनता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मेटल के बीच में बनता है। और एक पॉइंट और याद रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से ये आपका कोवलेंट बाउंड बनता है। अगला जो आपका पॉइंट है कि ये होता है जल में अघुलनशील होता है, मतलब ये जो मतलब आपका कोवलेंट बाउंड जो होता है ये जल में घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे दिखाया है कि अगर हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन अगर हम ले लिए तो मतलब एक एन यहाँ और एक एन आप यहाँ पे डाल दीजिए। एक सेकंड, मेरा इधर पेन नहीं चला। ठीक है, तो आप 3 को यहाँ और 2 को यहाँ पे डाल दीजिए। इसके 5 को जो होता है ना, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसके 5 को बचता है लास्ट में, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 को चाहिए, तो 3 को 5 को इसके पास है, 3 को इधर से शेयर करेगा, 5 को इसके पास भी है, 3 को इधर से शेयर करेगा, तो 8 को ये भी बना लेगा। तो अब तो इसका अष्टक पूरा हो गया ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके क्या बनता है, आपका कोवलेंट बाउंड बनता है। अब एक सेकंड आप ये भी देख लीजिए इसमें से, तो ऑप्शन अब हम ये देख लेते हैं कि सही क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये उष्मा का मतलब उष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है, मतलब कुचालक होता है। वो ये भी पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा इसमें कोवलेंट बाउंड में कि कुचालक होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये इसके लिए सही पॉइंट है। अगला कह रहा है कि इसका निम्न जो होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये भी बात सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये आपका कोवलेंट बाउंड के लिए सही है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि उच्च गलनांक होता है और मतलब उच्च बॉइलिंग पॉइंट और उच्च आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, नहीं ये नहीं होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का।
अगला क्या कह रहा है कि जल में यानी कि अविलेय होता है या कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। मतलब ये जल में अविलेय होता है, यहाँ पे हम आपको बता ही दी कि अघुलनशील होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक चीज आप और यहाँ पे ध्यान रख ले, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है या इलेक्ट्रोवायलेंट, ये दोनों एक ही होता है। आयोनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है कि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बॉन्ड बनता है। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड ले लिए, तो सोडियम क्लोराइड को आप कैसे तोड़ते हैं, यानी कि Na और Cl, Na के प्लस में होता है और Cl माइनस में, क्योंकि इसके पास 11 को इलेक्ट्रॉन था, तो यानी कि 2 और 8 तो बना लिया और एगो बच गया, तो इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए आपका अगला जो है क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। क्या कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो था प्रारंभिक जब पृथ्वी बना था उस समय वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था। तो आप देखिए ऑप्शन ए में भी ऑक्सीजन है, नहीं होगा। सी में भी ऑक्सीजन है, ये भी नहीं होगा। बी में भी ऑक्सीजन है, ये भी नहीं। तो मतलब सीधे हो जाए क्या, ऑप्शन डी। लेकिन एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि क्या क्या प्रारंभिक में वातावरण में ऑक्सीजन में था। जो मेन था वो आपका अमोनिया था, मीथेन था और यानी कि H2S था। तो ये सब जो था अवेलेबल था जब प्रारंभिक वातावरण बना उस टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जब का क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है। मतलब इसका एटॉमिक जो मास होगा वही आपको निकालना है। तो कैल्शियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है, तो मास नंबर कितना हो जाएगा 40, लगभग 2 गुना के बराबर होता है। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे ऑक्सीजन देखिएगा तो कितना होता है 8 होता है, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 16 और यहाँ 8 होता है ना एक का। ठीक है, तो इसका 16 हो जाएगा मास, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन हो जाएगा तो 32 हो जाएगा, तो 32। और हाइड्रोजन के कितना होता है, तो 1 होता है और 2 से गुना है तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो आपका 74 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि जो इमेज है आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार कैसा होगा। देखिए जैसे यहाँ छोटा की बात किया ना, तो मतलब क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। जैसे कि आप देखते हैं ना गाड़ी में जो लगा रहता है वो उत्तले दर्पण में लगा रहता है। जो साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं वो कैसा रहता है, तो उत्तल दर्पण ही रहता है। मतलब वहाँ पे सीधा और छोटा इमेज दिखाया जाता है, लेकिन वो काल्पनिक होता है। ठीक है, तो इस बात से आप और चीज़ें याद रख ली कि जैसे कि उत्तल दर्पण में आपको कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी, यानी कि इसी को काल्पनिक बोलते हैं। सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, तो डाइवर्जिंग इमेज भी, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। एक बार और देख लीजिए, उत्तल दर्पण मतलब क्या, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आभासी यानी कि काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, और आपका डाइवर्जिंग मतलब इसको मिरर बोलते हैं। दूसरी तरफ आप अवतल दर्पण के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और कैसा, उल्टा बनेगा। देखिए वास्तविक के साथ आपका उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक के साथ उल्टा। लेकिन जब ये काल्पनिक होगा तो उसके साथ सीधा बना लेगा ये। ठीक है, काल्पनिक मतलब जैसे इमेज से पीछे बनाएगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा, लेकिन वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मिरर से पीछे बनाएगा तो काल्पनिक हो जाएगा। हम एक सेकंड थोड़ा बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी में बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग को लगता रहता है टाइम पास कर रहे हैं सर। हम बिल्कुल 1 सेकंड का भी आपका टाइम पास नहीं करते। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मतलब ये पोल हो गया, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मतलब ये फोकस हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, जब मान लीजिए कि कहीं भी आप वस्तु को डाल रहे हैं, मतलब कहीं पे भी डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका इमेज किधर, इधर ही बनेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे डालेंगे ना वस्तु को, तब ये इमेज किधर बना देगा, पीछे। तब जब यही इमेज जब पीछे बनता है ना, तब हम इसी को क्या बोलते हैं, जब पीछे बनेगा तो सीधा। जब इधर की तरफ आप कहीं डाल लेते, इधर से यहाँ डाल लेते, कहीं भी इधर इमेज मतलब आप प्रतिबिंब डाल लेते, जो भी ऑब्जेक्ट है वो डाल लेते, तो जिसका प्रतिबिंब बना था वो इधर उल्टा बन रहा था। लेकिन जब आप इस दोनों के बीच में, जैसे कि फोकस और ध्रुव के बीच में डाले ना, तब ये कहाँ बन जाएगा, पीछे, और ये सीधा बन जाएगा। समझ गए बातों को, तो थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करके याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा मतलब डैश डैश के रूप में संग्रहित होता है। तो देखिए जब आप रबर बैंड, कोई भी रबर ले लीजिए, जैसे कि कोई भी रबर है, जैसे कि अब मान लीजिए कि मिठाई के डब्बा खरीदते हैं तो वहाँ भी रबर लगा रहता है ना, उसी को अगर खींचिएगा तो उसके अंदर जो आप खींचने के बाद जो ऊर्जा उसके अंदर आ जाता है, कौन सा, तो आपका स्थिति ऊर्जा आ जाता है, मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। जैसे कि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए जैसे कि कल मतलब पहले स्प्रिंग वाला पेन आता था ना, तो जब वो खत्म हो जाता था उसमें ऐसे छोटा सा मान रहता था, तो उसको आप क्या करते थे,
एक बार जरूर निकाल करके खींच करके ऐसे बड़ा करते रहे होइएगा, हम तो किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मतलब इसको खींच के जब बड़ा कर देते, मान लीजिए कि पहले इतना छोटा था, अब जो ये बड़ा बढ़ के हो गया ना, तो इसका कुछ जो डिस्टेंस हो गया ना एक्स, तो ये आपका क्या हो गया कि इसी एक्स को आप नमड़ाए ना, जिसकी वजह से इसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो गया। तो वो एनर्जी क्या है, तो वही आपका स्थितिज ऊर्जा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता था यानी कि 1/2 kx² होता था। ये k होता था क्या, तो इसका स्टिफनेस होता था कि मतलब इसको दबाने के पास क्षमता कितना है, स्टिफनेस। और ये x क्या होता था, तो इसका डिस्टेंस होता था, जितना भी एक्सटेंड करता था वो। तो ये एनर्जी इसके अंदर होता था। तो यही एनर्जी को हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी, जब खींचने के बाद होता था, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका है जैसे कि आपका गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा वहाँ पे होगा जिसमें आपका वेलोसिटी होगा। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो जैसे कि इस दोनों को अगर हम जोड़ देते तो वही हो जाता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। दोस्तों हम एक बात थोड़ा सा आपको बता दूं, बताया नहीं हूं अभी तक, देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि आपको इसमें हम अभी टेस्ट नंबर कितना करा रहे हैं, तो टेस्ट नंबर आपको 13 का पार्ट नंबर दूसरा करा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट नंबर आपका 1 से लेकर के 1 से 11 तक का टेस्ट आपको टेलीग्राम पे डाल दिए, वहाँ से आप इसको फ्री में मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूँ, ये सभी टेस्ट परचेज करके लाना पड़ता है। टेस्ट नंबर आपका जैसे कि 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 गो टेस्ट हो गया ना, ये 5 गो टेस्ट करके हम आपको एडवांस में खरीद करके, और जैसे कि इसका पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक डाल दिए हैं पीडीएफ का, जिसका एक छोटा सा मतलब मान लीजिए कि एक टेस्ट का मतलब जैसे एक टेस्ट जितना मिलता है उतने के बराबर हम इसका एक छोटा सा चार्ज रख दिए हैं, ताकि फिर हम आगे भी आपके लिए टेस्ट खरीद कर लाएँ और इसी तरह से आपको सोल्यूशन भी करवाएं और उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करें, इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग उन टेस्ट को जरूर डाउनलोड करिए, थोड़ा उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। उसमें आपका टेस्ट नंबर 12 में सिर्फ जो आपका साइंस है और जो आपका मतलब ये है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी जो टेस्ट है बिल्कुल फ्रेश है, वहाँ से आप मतलब खुद का भी मतलब पीडीएफ जो आपका 52 पेज का ये पीडीएफ है, और ये आपको जो है 34 MB का फाइल है, बहुत अच्छा से स्कैन करके डाला हुआ है। तो इससे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है ना, बिल्कुल आपको एग्जाम में डिट्टो ऐसा लेवल आपको मिलने वाला है। अब थोड़ा भरोसा जरूर करिए, क्योंकि जब इसके ऑफलाइन टेस्ट में आप जाइएगा ना, तो देखिएगा ना कि वहाँ पर लड़का 500 लड़का एक हॉल में कोचा करके टेस्ट देता है। मतलब टेस्ट का क्वालिटी इतना अच्छा है। मतलब पटना में अगर आप जाते होइएगा, अगर आप पटना में होइएगा तो जाते भी होगा तो देखे भी होइएगा, ठीक है। नहीं तो आप आउटसाइड पटना है तो आपके लिए तो और बेस्ट है कि ऐसा कंटेंट आप तक पहुंच रहा है। समझ गए बातों को। देखिए, चलिए देखिए, अब 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा के लिए आप लोग ऐसे मत सोचिए कि सर आप इतना पेड क्यों कर दिए। पेड नहीं है, इसको पेड आपको नहीं मान के चलना है, बस इतना आपको थोड़ा सा मतलब देना है जिसके वजह से आगे भी इसको हम कंटिन्यू रख सके। समझ गए बातों को। चलिए देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। तो मानव शरीर के सैनिक कौन कहलाता है, WBC जो होता है उसको मानव शरीर के सैनिक बोलते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अब एक बात का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए एक सेकंड में, जैसे कि ब्लड होता है, तो ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है जो आपका 55% होता है प्लाज्मा, ठीक है। और 45% जो होता है उसमें आपका RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट हो गया। थोड़ा थोड़ा सबका काम देख लीजिए। RBC का जो काम है ये आपके शरीर के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन करना RBC का काम होता है, ठीक है। जबकि आपका जो WBC हो जाएगा, ये इसका काम होता है कि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना और जो बाहर से आने वाला वायरस है उससे आपके शरीर को बचाना। प्लेटलेट्स का काम होता है कि आपके बॉडी के जो ब्लड है उसको मतलब को आने की ब्लड को आने की उसको कोएटिंग करने के लिए, जैसे कि उसको जमाव मतलब प्रदान करे, ठीक है। ऑप्शन आप सी को देखिएगा अगर, तो पेट यहाँ पे लिखा है, तो पेट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो पेट से आपका प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। कह रहा है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड जो है कम H+ आयन देगा, ठीक है। तो जो कम H+ आयन देगा इसका मतलब क्या है, वो एसिड थोड़ा वीक एसिड है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, ये आपका वीक एसिड होता है। आप 3-4 एग्जाम्पल याद रख लीजिए वीक एसिड का। आपका एग्जाम्पल ज़्यादातर 90% चांस है कि इसी में से देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, यानी कि कार्बोनिक एसिड हो गया, यानी कि H2CO3 हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ये तीनों आप याद रख लीजिए वीक एसिड होता है, ये कम मात्रा में H+ आयन देता है। जबकि ये स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका HNO3 हो गया और HCl हो गया, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि यानी कि किसे जो है यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से या उनके रूप में जाना जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जानते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो डार्विन, इसका ये क्या दिए थे, तो ये थियोरी ऑफ इवोल्यूशन दिए थे डार्विन, ठीक है, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत।
मेंडल की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब मेंडल को क्या था, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। जबकि अगर हम RH व्हिटकर की बात करें तो ये यानी कि जीवों के 5 वर्गीकरण दिए थे, जीवों के 5 वर्गीकरण यही दिए थे। कौन कौन था उसमें, तो जैसे कि आपका मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांट हो गया और एनिमेलिया हो गया। ये 5 किंगडम जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो RH व्हिटकर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया क्या, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आपका छूट रहा था। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि डैश डैश होती है, तो हमेशा कैसा होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि आपका आभासी और सीधा होता है, जो समतल दर्पण में बनता है ना, ये आपका सीधा होता है और आभासी यानी कि काल्पनिक होता है। अगला आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु की स्थिति यानी कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसकी होती है, तो मतलब स्थितिज ऊर्जा जो होता है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो mgh होता है। तो ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, तो ये आपका मास पे, उसके बाद आपका मतलब ग्रेविटी पे और हाइट पे डिपेंड होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऊंचाई के साथ वो वृद्धि करता है, जैसे कि जितना ज़्यादा ऊंचाई बढ़ाते जाइएगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ते चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि डैश डैश का शरीर, डैश डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बनी होती है। तो कोशिका के 2 परतों से किसका शरीर बना होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि सिलेंट्रेटा, या इसको हम और क्या बोलते हैं, तो निडेरिया भी बोलता है, सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं और निडेरिया भी बोलते हैं। इसका शरीर जो है आपका 2 लेयर से बना होता है, जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ये सब हो जाएगा। जबकि आपका ये सब 3 लेयर से, बाकी जो आपका 3 लेयर से बना हुआ है। अगला आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो के ताप प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो ताप प्रभाव पर आधारित नहीं है इसमें से कौन, तो देखिए जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, तो ये तो आपका ताप प्रभावित भी होता है, जब हीटर चलाते हैं ना तो आपको गर्मी लगने लगता है। उसके बाद आपका आयरन हो गया, जैसे कि आयरन भी जहाँ बहुत देर से होगा वहाँ भी आपको गर्मी फील होगा, मतलब ये भी हीट पे ही आधारित होता है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब भी अगर जलता है ना कहीं पे बहुत ज़्यादा देर तक, तो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा गर्मी आपको महसूस होने लगा। लेकिन माइक्रोवेव जो है ये आपका इलेक्ट्रिक जैसे ताप पर आधारित ये नहीं है, ठीक है, मतलब ताप प्रभाव पे आधारित नहीं है। माइक्रोवेव ये आपका रेडिएशन पे आधारित होता है। ये जनरली जो होता है ना लंच बॉक्स को, मतलब उसमें जो खाना होता है ना उसको गर्म करने के लिए जनरली होता है, छोटा छोटा ऑफिस में लोग लगाए रखते हैं इसको, ठीक है, मतलब ये रेडिएशन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन 1 में क्या है कि कह रहा है कि नाभिक यानी कि इसमें केंद्रक होता है, तो बिल्कुल सही बात है, केंद्रक होता है। दूसरा है कि सैनिक के रूप में कार्य करता है और रोगाणुओं को मारता है, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसका आकार जो होता है कितना 16 से 25 माइक्रोमीटर होता है, नहीं गलत है। ये आपका कितना होता है कि आपका 12 से 16 माइक्रोमीटर का इसका आकार होता है, ठीक है। अगला है कि आकृति यानी कि अमीबा के मतलब इसका आकृति कैसा होता है, तो WBC का तो इरेगुलर शेप होता है इसका, कैसा होता है इरेगुलर, और अमीबा के भी कैसा होता है तो इरेगुलर ही होता है इसका, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संरक्षण यानी कि संक्षारण है, संरक्षण नहीं संक्षारण है। संक्षारण का सबसे जो आपका संक्षारण का सबसे अधिक किस में होता है, तो संक्षारण जो आपका कोरोजन होता है का कारण जो है सबसे अधिक किस में होता है, तो जो सबसे अधिक जो आपका जो जल्दी कोरोजन हो जाता है कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि जैसे कि आपका आयरन जो होता है नहीं सबसे ज़्यादा इसमें जल्दी जंग लग जाता है। इससे बचाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, तो इसको गैल्वेनाइजेशन किया जाता है और ये जिंक का लेप चढ़ाया जाता है एक तरीके से, तब इसमें कोरोजन जल्दी नहीं होता है, मतलब इसमें जंग जल्दी नहीं लगता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ध्वनि श्रोता 600 हर्ज की तरंग भेजता है, यह यानी कि 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि की तरंग गति जो होता है कितना होता है। सबसे पहले आप देखिए v में क्या होता है, एन लेमडा, आप याद रखिए बस एन और लेमडा। एन के जगह पे कभी कभी आपको FN भी लिख देता है, इधर दोनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जिसको आप हर्ज में मापते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है 1/सेकेंड होता है, ठीक है। और लेमडा जो होता है आपका मीटर में होता है, इसका यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है, ठीक है। तो देखिए जब ये आप दोनों को गुना किए तो क्या मिल गया आपको, मीटर पर सेकेंड मिल गया। यही तो यूनिट होता है किसका, गति का, यानी कि वेलोसिटी का। तो क्या हो जाएगा, दोनों को आप गुना कर दीजिए, सिंपल बात है। अगर सिर्फ आपको इतना भी पता होगा कि गति का जो होता है यूनिट क्या होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड, तो एक ही को आपका आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड है। बाकी इसमें कोई है ही नहीं मीटर पर सेकेंड। तो जब 600 और 3 को गुना कीजिएगा तो आपका 1800 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 66 है।
कह रहा है कि ध्वनि का प्रसार डैश डैश में अधिकतम होता है। तो ध्वनि जो होता है सबसे अधिकतम किस में होता है? ठोस में होता है। उसके बाद आपका तरल में होता है, तब आपका गैस में होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका ठोस में होता है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, जबकि लाइट के लिए किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं होता, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए माध्यम का जरूरत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसाइंथेसिस की प्रक्रिया में पौधा किस ऊर्जा का प्रयोग करता है? तो ये आपका जो सनलाइट का प्रयोग करता है। तो सनलाइट का मतलब क्या? सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए। अगला जो आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जैसे कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण उदाहरण है। तो देखिए इस किसका उदाहरण है? देखिए जैसे कि आपका वनस्पति तेल हो गया, इसको जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में निकल की उपस्थिति में, मतलब हाइड्रोजन मिला करके वनस्पति तेल के साथ आप हाइड्रोजन मिला दीजिए और निकल के प्रेजेंस में जब इसको आप हीट कीजिएगा तो ये आपका वनस्पति घी बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजनीकरण मतलब वनस्पति तेल के साथ आपको हाइड्रोजन मिला करके और निकल के प्रेजेंस में इसको जब हीट कीजिएगा तब आपका वनस्पति घी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे कैसा अभिक्रिया हो रहा था? एडिशनल रिएक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दो गो चीज़ को जोड़े और एक गो निकला तो एडिशनल रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। कह रहा है कि पानी में घुलने पर डैश डैश कम जो है OH माइनस देता है। ठीक है, मतलब जो है कम OH माइनस देता है। इसके मतलब कम देता है, इसके मतलब वीक बेस होगा। देखिए H प्लस अगर कम दे रहा है, H प्लस अगर कम दे रहा है, इसके मतलब क्या है कि ये आपका वीक जो है एसिड है। क्या है? एसिड है। लेकिन आपका OH माइनस जो है ये आपका कम दे रहा है, तो इसके मतलब क्या है आपका? तो वीक जो है बेस है। क्या है? वीक आपका बेस है। ठीक है, एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब क्षार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन डी में जो यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका मतलब वीक बेस होता है, मतलब जो है कमजोर आपका क्षार होता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जबकि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कि बैरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये सब आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो मतलब ये सबके अगर हम ABC की बात करें तो ये ज़्यादा मात्रा में OH माइनस देगा, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था? कम मात्रा में। तब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए। अगला जो आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार डैश डैश स्थिर है। तो ओम के नियम क्या बोलता है? तो V इक्वल टू में IR ओम का नियम है। यहीं से आपका सब कुछ निकल जाएगा। R जो होता है कांस्टेंट होता है जनरली। ठीक है, इसको हटाने के लिए आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I करते हैं और इसको भी हटाने के लिए आप R लगा देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से R इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो V बटा I। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला आपका 71 नंबर क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होता है। रोशनी को पहचानने के लिए केवल नेत्र बिंदु होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्लेनेरिया हो जाएगा। प्लेनेरिया ये किस फाइलम में आता है? तो प्लेटेहेल्मिन्थेज में ये आता है और ये रीजेनरेशन का कैपेसिटी प्लेनेरिया में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये प्लेनेरिया है। ठीक है, ये प्लेनेरिया आप मान लीजिए, अगर ये टूट गया ना यहाँ से तो फिर से ये जनरेट हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे आपको क्वेश्चन है ना कि आपको प्रैक्टिस सेट में आते जाएगा। अगर कोनो क्वेश्चन आपको थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है, लेकिन जब आपके सामने से 4-5 बार गुजर जाएगा ना, तब देखिएगा जब एग्जाम में आएगा ना वो क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं पता होता है, फिर भी एग्जाम में सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस ज़्यादा किए रहते हैं तो वो क्वेश्चन आपको दिमाग पर वहाँ पर चढ़ जाता है एग्जाम में। अगला देखिए, और वही 1-2 क्वेश्चन जो है ना आपके सामने आपका रिजल्ट क्रिएट करके रख देता है फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम अति उष्माक्षेपी यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, इसमें से कौन सा अभिक्रिया में? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे कि आप जल में अगर सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, जल में आप एसिड डालिएगा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगा। तो यही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट पर आधारित है? तो कौन सा हीटिंग इफेक्ट पे आधारित हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो विद्युत हीटर होता है ये हीटिंग इफेक्ट पे आधारित होता है, जबकि आपका सूक्ष्म तरंग जो होता है ये आपका रेडिएशन पे आधारित होता है। और जो आपका घंटी जो बजता है ना, जैसे कि आप बेल बजाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं तो नहीं देखते बेल बजाते हैं पहले, तब जा करके वो आते हैं, तो ये आपका यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका 74 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप जो होता है आपका कि ह्यूमन, यहाँ पे इसका थोड़ा गलत है लिखा हुआ, आप सही कर लीजिए। ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। और ये HIV वायरस की वजह से एड्स होता है, मतलब किसी को अगर एड्स होता है उसके मतलब क्या है? उसके अंदर HIV वायरस है। और ये जो होता है इसका टेस्ट के मतलब एड्स के टेस्ट के लिए जो सबसे मतलब जो अच्छा टेस्ट है वो है आपका एलिसा टेस्ट है। कौन सा? एलिसा टेस्ट। ये भी एग्जाम में पूछा
जाता है कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो ये लीसा टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। ठीक है, तो 2 6 वाले तत्व की पहचान कीजिए। तो 2 और 6 इसका मतलब कितना हो गया 8, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर आपसे नाइट्रोजन की बात करें तो 7 होता है, तो 2 5 हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें तो 17 हो जाता है, तो 2 8 और 7 हो जाएगा। ब्रोमीन की बात करें तो 35 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 8 18, तो कितना हो गया ये आपका 28 हो गया, और 7 आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका मतलब टेस्ट नंबर 13 कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर जो भी इस तरीके से पूरा मैथ जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया ये सब हम अच्छे से आपको स्कैन करके पूरा डाल दिए, तो आप जाइए वहाँ से देखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। देखिए बीपीएससी की एग्जाम डेट आ गया, मतलब 21 सितंबर को। अब बस आप ही का बच रहा है, अक्टूबर में आपका भी एग्जाम हो जाना है। ठीक है, तो जब तक पूरा तैयारी नहीं रहेगा तब तक आप मतलब दिक्कत हो सकता है एग्जाम में, तो मतलब पहले ही कह रहे हैं मेहनत करिए जम के, ताकि एक रिजल्ट आपका कन्फर्म हो सके। और आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।